ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टेंशन मेंबर नामक टॉपिक पर, यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट चैप्टर है टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर कहते किसे? देखिए, जब भी कोई संरचना है उस पर बाहरी भार लगने के कारण उसके मेंबर में प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। अब उन प्रतिबलों की प्रवृत्ति यदि तनाव में है तो वो तनाव मेंबर के अवयव कहलाएंगे, उपांग कहलाएंगे। अगर उनकी प्रवृत्ति कंप्रेशन में है तो वे कंप्रेशन मेंबर कहलाएंगे। अब इसमें जो है टेंशन मेंबर यानी कि किसी भी संरचना के वह उपांग, देखिए मेंबर को उपांग भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं। तो चाहे अवयव कहा जाए या उपांग, इसका मतलब एक ही है। तो किस संरचना के यदि किसी उपांग पर तनाव बल कार्य करते हैं या कह लीजिए तनाव बल वहन करने के लिए उस उपांग का इस्तेमाल होता है तो उसको हम तनन उपांग कहते हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि तुमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए गए थे स्ट्रक्चरल सेक्शन। तो कौन कौन से खंडों का टेंशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल होता है, उसमें हम कुछ डायग्राम बना दे रहे हैं जो प्रचलन में है। अब उनको समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई कोड़ी खंड है उसका हम टेंशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल करें तो कोड़ी खंड की ड्राइंग ये होती है। इसको हमेशा गसिट प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। तो गसिट प्लेट मेंबर की किसी एक टांग के साथ में अटैच रहती है। अब अगर हम रिवेट ज्वाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको रिवेट से जोड़ दिया जाएगा। अगर बेल्ट ज्वाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेल्ट से जोड़ा जाएगा। तो ये कहलाएगा एक सिंगल सेक्शन जिसका कि हम टेंशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये। इसी तरीके से दो कोड़ी खंड, दो कोड़ी का मतलब हो गया कि एक सेक्शन, ये एक कोड़ी खंड है, दो कोड़ी खंड का मतलब इसके दूसरे साइड में भी एक लगा दिया जाए, ये हो गया दो कोड़ी खंड। कोड़ी खंड जिनकी संख्या 2 है वो दो कोड़ी खंड कहलाएगा और गजिट प्लेट के साथ अटैच कर दिया गया। इसको रिवेट द्वारा लगाएंगे तो यहाँ पर रिवेट लगाएंगे, अगर बेल्ट द्वारा जोड़ेंगे तो इनके सिरों पर ये बेल्ट कर दिया जाएगा। अब दो कोड़ी खंड अगर इस तरीके से जोड़े जाते हैं तो हम ये कहते हैं गजिट प्लेट के दोनों ओर संबद्ध है। अगर इनकी टांग की लंबाई डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि लंबी टांग द्वारा गजिट प्लेट के दोनों ओर जोड़े गए, अथवा छोटी टांग द्वारा गजिट प्लेट के दोनों ओर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम उसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। जिस टांग से जोड़ेंगे वो टांग गजिट प्लेट के पैरेलल होगी। इसी तरीके से अगर दो कोड़ी खंड गजिट प्लेट के एक ही ओर, जब एक ही ओर कहे तो इसका मतलब क्या हो गया, गजिट प्लेट पहले ये बना लें और कोड़ी खंड एक ही हो गया, दूसरा कोड़ी खंड ये हो गया। तो इस तरीके से दो कोड़ी खंड गजिट प्लेट के एक ही ओर जोड़े गए हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। लंबी टांग से जोड़े गए हैं तो ये लंबी वाली टांग हो जाएंगी, छोटी टांग से जोड़े गए हैं तो ये छोटी टांग हो जाएगी, लंबी टांग इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। क्लियर? तो इसी तरीके से ये मुख है कोड़ी खंड में। बाकी जोड़ने के लिए इस तरीके से सेक्शन जोड़ते हैं। एक कोड़ी खंड इधर जोड़ दिया, ये हो गया। हम टी सेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी खंड है। तो इस चैप्टर में सामान्य रूप से कोड़ी खंड या एक या दो खंडों का इस्तेमाल किया गया है। चपटी पत्तियों का भी इस्तेमाल टेंशन मेंबर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमने बनाए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किया जाता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मतलब यह है कि कोई भी मेंबर किसी भी संरचना में सीधे नहीं जुड़ता।
इसको जोड़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला आता है गसेट प्लेट, जिसका नाम अभी तक तुम लोग क्वेश्चन में सुनते रहे हो। दूसरी कहलाती है टैकिंग रिवेट, टैकिंग रिवेट। और तीसरा आइटम कहलाता है सेपरेटर। ठीक है, तीसरा कहलाता है सेपरेटर, सेपरेटर, PAR, सेपरेटर। तो अब देखिए गजेट प्लेट तो तुमने ये समझ लिया हो। होता क्या है कि कोई भी ये मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर है, जब आपस में जोड़ा जाता है तो इनकी जो अक्ष है, मेंबर की जो अक्ष है, वो सारी मेंबर की अक्ष एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए। जैसे हम एक चित्र बना रहे हैं अभी ट्रस का, लाइन डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रस ये है, इसके ड्राइंग कुछ इस प्रकार से है। तो ये इसके मेंबर कहलाएंगे, ये इसके सभी मेंबर कहलाएंगे। अगर हम इनको ये कहें कि ये मेंबर हमारे जो है, इनकी हमने वो लाइन खींची है जो अक्ष से होकर के गुजरती है, तो ये हमारी एक्सियल लाइन सभी मेंबर की एक ही बिंदु पर मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसमें कोड़ी खंड का इस्तेमाल करें तो एक कोड़ी खंड इधर से आएगा, एक कोड़ी खंड इधर से आएगा। अब ये सेम लेवल पे नहीं जोड़े जा सकते, तो इनको जोड़ने के लिए एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम गसेट प्लेट कहते हैं। अब देखो इसी चित्र को हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं या इसी को यही से बिगाड़ देते हैं। अब इस चित्र को समझिए, इसको गसेट प्लेट के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये मेंबर जो हमारी सेंटर लाइन यानी एक्सिस लाइन खींची है, मान लीजिए कोड़ी खंड है, ठीक है। तो हमने कोड़ी खंड की जो एलिवेशन में ड्राइंग है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, देख रहे हो, एक ये है, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी। तो एलिवेशन में देखेंगे तो ये चीज दिखाई देगी। अब दूसरा जो खंड इसमें आ रहा है, दूसरा खंड जो इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो अब बताओ जब इसके ऊपर जोड़ेंगे तो या तो इसकी लेग के ऊपर रखेंगे तब जोड़ेंगे, तो इसमें कितनी रिवेट लगा सकते हो, बेल्ट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, दूसरा वाला जो कोड़ी खंड है वो हम इस प्रकार से ये बनाया और इस तरीके से बनाया कि इसके बिल्कुल करीब तक आ जाए। इस कोड़ी खंड की अक्ष ये है, ये वाला कोड़ी खंड देखिए ये आ गया इस तरीके से, ये तीनों नजदीक नजदीक आ गए। अब ये जुड़े नहीं आपस में, हमने इनके पीछे एक प्लेट लगा दी। प्लेट कैसे लगा दी, देखिए इसके पीछे प्लेट लगा देंगे, पीछे लगाई तो ये इसका डॉटेड दिखेगा और ये यहां से ये प्लेट लग गई। अब हमने गजेट प्लेट के साथ में और जो खंड लगा उस पर ये रिवेट द्वारा जोड़ दिया गया। बैंड करेंगे तो बैंड द्वारा जोड़ देंगे और ये जो लगाएंगे इसकी अक्ष पे ही लगा दें। अब ये रिवेटों की संख्या ये निर्भर करेगी कि इस पर कितना फोर्स आ रहा है। जो पहला चैप्टर पढ़ा था रिवेट ज्वाइंट का, तो जितना फोर्स आ रहा है उस फोर्स के आधार पर हम इसमें रिवेटों की संख्या डिसाइड करेंगे। इसी तरीके से जितने भी मेंबर हैं उसमें उसी प्रकार से रिवेटों की संख्या कितनी लगानी है, ये आने वाले भार और जो तुम्हारा रिवेट ज्वाइंट का चैप्टर पढ़ा था उसके अनुसार ही डिसाइड करेंगे। तो गजेट प्लेट का काम ये है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इससे सभी मेंबर की जो अक्ष है जिस पर ये भार आना है, ये सभी एक ही बिंदु पर क्रिया करते हैं। हम समझते क्लियर हो गया होगा। तो गजेट प्लेट का ये काम। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया टैकिंग रिवेट।
अब टैकिंग रिवेट, अब देखिए गसिट प्लेट, जैसे ये डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम में ये गसिट प्लेट है, कोड़ी जो हमारा मेंबर है इसकी लंबाई जो भी हमने संरचना है उसमें कितनी हो सकती है, ये लंबाई ये है। और गसिट प्लेट इसकी पूरी लंबाई में नहीं लगाई जाएगी। कहां पे लगाएंगे, सिर्फ ज्वाइंट तक, सिर्फ ज्वाइंट तक लगाने के बाद में ये जो बीच का पोर्शन है इसमें क्या होगा, दोनों कोणी खंड इनके बीच में गैप बनेगा। जैसे मान लीजिए हम इसको आगे बना दें, अगर इस तरीके से चित्र को समझे तो कोणी खंड ये हो गया और इस सिरे पे गसिट प्लेट यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हिस्सा जो बीच का है, ये जो बीच का हिस्सा है, लोड आने पर जब इसको खिंचाव पर लगेगा, अगर टेंशन मेंबर है और अगर कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये टेंसाइल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये बीच में चपकने की कोशिश करेगा। तो इस कोशिश को नाकाम करने के लिए हम इसमें सेपरेटर लगाते हैं। इसके बीच में गसिट प्लेट की मोटाई के बराबर ही प्लेट के टुकड़े बीच में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि ये दोनों अपनी यथास्थिति में बने रहें। इसी को हम कहते हैं सेपरेटर। अब सेपरेटर के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये सेपरेटर लगा दिया तो डॉटेड लाइन दिखा दी, अब इसी के बीच में हमने एक रिवेट लगा दी। इस रिवेट को लगाने से क्या हो गया, ये बिल्कुल अपनी जगह स्थिर हो गए। तो इसलिए इस रिवेट को कहते हैं टैकिंग रिवेट, यानी टांका लगा दिया बीच में। तो टैकिंग रिवेट का काम सिर्फ इतना ही है कि इनके बीच में जो हमारा दो मेंबर हैं इनको आपस में जोड़े रखें। अगर टैकिंग रिवेट नहीं लगाएंगे तो ये दोनों मेंबर, दोनों कोणी खंड अलग अलग काम करेंगे। जब हम इनको टैकिंग रिवेट से कनेक्ट कर देंगे तो एक संयुक्त रूप से काम करेंगे। तो चूंकि अगर तुम्हारा कोई मेंबर जिसके लिए आपने दो कोणी खंडों का डिजाइन अवकल्पन किया है, डिजाइन किया है, तो दो कोणी खंड एक साथ तभी काम करेंगे जब इसमें हम टैकिंग रिवेट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मेंबर एक साथ काम नहीं कर रहे। सेपरेटर का काम क्या है, दोनों कोणी खंडों के बीच में जो गैप है वो गैप पूरी लंबाई में बनाए रखे। ऐसा ना हो कि खिंचाव बल आया तो बीच का गैप कम हो गया, संपीड़न बल आया तो बीच का पता चला गैप इस तरीके से हो गया, किसी मेंबर में बीच में फैल गया। तो ये चीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो इस तरीके से ये कहलाते स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो इसकी जानकारी डिजाइन करने से पहले अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है परमिसिबल स्ट्रेस। तो अब इसमें देखिए, चूंकि टेंशन मेंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टेंशन मेंबर में उत्पन्न तनन प्रतिबल की जो अनुज्ञेय सीमा है, जिसको कि हम अनुज्ञेय तनन प्रतिबल कहते हैं, उसको जो है कहते हैं FT। इसमें जो हम IS कोड का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है 800-1984। IS 800-1984। इसके अनुसार अनुज्ञेय तनन प्रतिबल की वैल्यू 0.6 FY ली जाती है। FY क्या है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे Fe 250 ग्रेड का इस्पात है तो FY की वैल्यू 250 होगी, अगर 500 है तो 500 होगी। तो इस तरीके से 250 अगर हम लेके चलते हैं तो इसके लिए FT की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। क्लियर, चलिए। अब इसके बाद में आपको ये पहले बताया जा चुका है पहले चैप्टरों में कि किसी भी खंड की तनन सामर्थ्य बराबर होती है प्रभावी क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय तनन प्रतिबल।
अब अनुज्ञेय तनय प्रतिबल तो ये निश्चित हो गया। तो अब इसकी सामर्थ्य किस पे निर्भर करेगी? प्रभावी क्षेत्रफल पर। तो सबसे बड़ा काम ये है कि जो भी मेंबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेंशन मेंबर के रूप में, जो भी सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमको प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात करना आना चाहिए। तो अब इसमें जो तुम्हारा चैप्टर है, इसमें एमएस फ्लैट और एंगल सेक्शन, इनका अधिकांशतः इस्तेमाल किया गया है। तो पहले हम उसके बारे में आपको बता, अब शुरुआत लेकर चलिए। अगर मान लीजिए कोई चपटी पत्ती का इस्तेमाल टेंशन मेंबर के रूप में किया गया है, एक ही चपटी पत्ती है, ये प्लान बना देते हैं। ये पत्ती की चौड़ाई मान लीजिए b है और इसकी मोटाई, चलिए ऐसे बना दें, ये मोटाई इसकी t है और इसमें जो है एक रिवेट से जोड़ी गई। तो अगर हम इसका ये सेक्शनल व्यू देख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में विचार करना है। अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन काटेंगे, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन बनेगी। ये तो होगी प्लेट की चौड़ाई और ये सेक्शन बना प्लेट की मोटाई का। अब ये रिवेट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि हम बीच से रिवेट के सेंटर से सेक्शन बना रहे हैं, तो ये हमारी रिवेट जो है एक होल के रूप में ये दिखेगा। तो जब इसमें तनाव बल F लगेगा तो इतने हिस्से को छोड़ करके ये दूसरे भाग में ट्रांसफर होगा। तो यही हमारा भाग, ये हमारा इफेक्टिव सेक्शन कहलाता है और इसके एरिया को हम इफेक्टिव एरिया कहते हैं। इसी के एरिया को हम इफेक्टिव एरिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में इफेक्टिव एरिया लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए B माइनस D इंटू T, यानी इसकी चौड़ाई और माइनस इसकी, यानी जो रिवेट का होल है उसका डायामीटर। तो इसमें से B माइनस D इंटू T, तो ये हमारा इफेक्टिव एरिया आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें रिवेटों की संख्या और बढ़ा दें तो जितनी रिवेट की संख्या इस लाइन में होंगी तो इसका जो हमारा प्रभावी क्षेत्रफल है ये हो जाएगा B माइनस 3D इंटू T। अब इस तरीके से अगर हम कहें कि देखिए रिवेट ज्वाइंट में दो सिस्टम बताए गए हैं, एक मेन चेन रिवेटिंग सिस्टम, दूसरा जिग जैग रिवेटिंग सिस्टम। बट वेल्ड में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर डायमंड रिवेट सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले चेन रिवेट सिस्टम के लिए अब हम इसमें अगर मान लिए कितनी भी रिवेट लगाए, हमको ये देखना है एक खंड पर जो कि फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वहां पे सबसे कम से कम क्षेत्रफल कहां पे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जहां पर न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसी जगह पे हमारी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, वही ज्वाइंट की स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह पर 3 रिवेट है, तो यहाँ पर इफेक्टिव एरिया B माइनस 3D इंटू T कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम जिगजैग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिगजैग में बताया गया था कि जोड़े जाने वाली प्लेटों में ये हमारी गेज लाइन है जिसको कि हम रिवेट लाइन भी कहते हैं, कितनी भी खींच लीजिए। अगर कुछ इस प्रकार से रिवेट लगाई गई, अब कितनी भी संख्या में लगा दीजिए, तो ये सिस्टम कहलाता है जिगजैग सिस्टम। अब इसमें इसको कहा गया दो निकटतम गेज लाइन की बीच की दूरी, ये गेज डिस्टेंस कहलाती है, जिसको कि हम स्मॉल g के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसी प्रकार से विषम पिच क्या कराती थी, ये दूरी, जिसको कि हम P1 कहते हैं। अब अगर प्लेट की चौड़ाई इसको B के द्वारा प्रदर्शित करें और मोटाई T, यानी प्लेट की मोटाई T, तो जिगजैग सिस्टम के लिए इफेक्टिव एरिया निकालने का फार्मूला दिया जाता है। क्या है? इफेक्टिव एरिया यानी ए नेट जिसको कहते हैं, ए नेट एरिया, ए नेट बी माइनस एन डी, बी माइनस एन डी प्लस N1 इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 4G इंटू T। ये प्रभावी क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। तो अब इसमें जैसे हमने ये रिवेट दिखाए हैं, इसको नाम दे दे, ये सेक्शन मान है कि पहले मान ली सेक्शन हो गया 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। ये संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि लोड आने पर हो सकता है कि यहां से फेल्योर हो, यानी इस जगह का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो हम इसको सेक्शन पे विचार करेंगे। दूसरा, ये रिवेट मान लीजिए 5, हो सकता है कुछ इस तरीके से ये फेल हो, तो ये 6 हो गया। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे 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 इस जगह से फेल हो। तो जितने भी सेक्शन संभावित हैं उन सभी खंडों पर प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और उसके लिए सूत्र ये इस्तेमाल करते हैं। जिस खंड पर न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसी में अनुज्ञेय तनन प्रतिबल से गुणा करके टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब देखिए, मान लिए जैसे हम पहले विचार करें कौन सा सेक्शन, 1 2 3 4। अगर हम सेक्शन लेते हैं 1 2 3 4, ये सेक्शन लेते हैं, तो ये सेक्शन बिल्कुल सेम चैन रिवेट सिस्टम वाला है। तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एरिया नेट बी माइनस, इसमें 2 रिवेट पड़ रही हैं, बी माइनस डी इंटू। अब अगर हम खंड कौन सा लें, 1 2 5 6, 1 2 5 और 6, इस खंड पे विचार करें तो इस खंड में रिवेटों की संख्या कितनी आ रही, 1 2 और फिर बाहर आ गए। तो इसमें ये जो n है वो n हो गया रिवेटों की संख्या यानी कि 2, और d रिवेट छिद्र का व्यास, b प्लेट की चौड़ाई, n1 कहते हैं नंबर ऑफ जिग जैग लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की संख्या। तो देखो ये तो सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा कहलाएगी ये। इसमें टेढ़ी रेखा की संख्या कितनी है, 1। ऐसी स्थिति में n1 बराबर हो गया 1। ये हमारी है विषम पिच, जिसको कि P1 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो P1 क्वेश्चन में दिया रहेगा और इस G की वैल्यू भी दी रहेगी। तो जब सारी वैल्यू हमको G और P1 दे रखी है तो हम सीधे इस फार्मूले में मान रखेंगे कि B माइनस 2D इन प्लस N1 की जगह पे 1 और P1 G की वैल्यू रख करके हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे और इफेक्टिव एरिया या नेट एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम खंड लें 1 2 5 3 4, खंड कौन सा लिया, 1 2 5 3 और 4। अगर हम इस खंड को लेकर के चलते हैं तो इस खंड पे कितनी रिवेट है, 1 2 3, ये 3 रिवेट है। तो इसमें n इक्वल टू हो जाएगा 3। कौन सा है, ये वाला, ये हो जाएगा 3। और जिगजैग लाइन अब कितनी हो गई, 1 और 1 2, तो n1 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इनकी n और n1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे
तो हमको इससे ए नेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से करना ये है, जिस प्रकार का भी है, अगर चेन सिस्टम है तो चेन सिस्टम के अनुसार से फार्मूले निकालेंगे एरिया, अगर जिगजैग सिस्टम है तो उसमें हमारा जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले से हम नेट एरिया निकालेंगे। जो भी संभावित सेक्शन है उन सेक्शंस में जिसमें न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम नेट एरिया मानेंगे। अब इसके बाद में आता है क्या कि कोणीय खंडों को जोड़ने के पश्चात उनका नेट एरिया हम कैसे निकालते हैं। ऐसी स्थिति में एक एक तरीका भी लेके चले, कोणीय खंड को कितने प्रकार से हम गजिट प्लेट के साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला, एक कोणीय खंड गजिट प्लेट के साथ संबद्ध किया गया है। तो सबसे पहले बना दीजिए गजिट प्लेट और उसके साथ में कोणीय खंड। अब कोणीय खंड कोई भी हो सकता है, इक्वल एंगल सेक्शन भी हो सकता है और अनइक्वल एंगल सेक्शन हो सकता है। अनइक्वल एंगल सेक्शन में कहा जाएगा कि इसकी लंबी टांग के साथ गजिट प्लेट से जोड़ा गया है अथवा छोटी टांग से जोड़ा गया है। तो जिस टांग के लिए कहा जाए उसको इसके साथ में जोड़ेंगे। अब इसमें जो है रिवेट इस प्रकार से ही लगा। अब चूंकि सामर्थ्य बराबर क्या होगी, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू एरिया नेट इंटू एफ। अब हमको निकालना है इस कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसकी टांग की लंबाई L1 और इसको L2 माने। L1 हमेशा जो टांग गजिट प्लेट से जोड़ी जाती है उसकी लंबाई को कहते हैं। अगर बड़ी टांग गजिट प्लेट से जोड़ी गई है तो L1 बड़ी टांग की लंबाई कहलाएगी। अगर गजिट प्लेट के साथ छोटी टांग जोड़ी गई है तो हम L1 छोटी टांग की लंबाई को कहेंगे। और जो टांग नहीं जोड़ी गई है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग लैग, उसको हम हमेशा L2 मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हो गया, हमने मान लिया कि जुड़ी हुई टांग का, जुड़ी टांग का क्षेत्रफल, जुड़ी टांग का क्षेत्रफल जिसको कि A1 मानेंगे। A1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है L1 माइनस ये व्यास कितना है रिवेट का D। अब इसमें फिर एक बार विचार करो, फिर इस चीज को समझिए। ये कोणीय खंड है, ये लंबाई हमने कहा L1 है, ये लंबाई L2 है। इसमें ये रिवेट लगाई गई, गजिट प्लेट नहीं बना रहे इसमें। तो अब देखो हमने जब L1 लिया तो यहां से लेके यहां तक, इसमें ये व्यास कम कर दिया L1 माइनस D। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो इस टांग और इस टांग दोनों में कॉमन हिस्सा है। ये वाला जो भाग है इस टांग के साथ में भी आ रहा है एरिया में और इस टांग के साथ भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये कितनी इसकी मोटाई है 3 और इसकी मोटाई कितनी है, ये भी 3। तो जो ये वर्गाकार हिस्सा आ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया T²। ठीक है, तो अब देखिए L1 माइनस D, इसमें हमने T से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी टांग का यहां से यहां तक क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो T² एरिया है दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया कि आधा क्षेत्रफल इसके लिए ले लेते हैं, आधा क्षेत्रफल इसमें ले लेते हैं। तो अभी हमने लिया इसका पूरा क्षेत्रफल,
तो पूरे क्षेत्रफल में से t²/2 क्षेत्रफल हमने इससे कम कर दिया। तो अब हमने जब ये कम कर दिया तो इसमें अब देखिए t कॉमन हो जाएगा, तो t कॉमन लेके इसको हम इस तरफ लिख देते। तो इधर क्या बचा L1, क्या बचा L1 माइनस d, ये वाला t कॉमन हो गया। अब इसमें बचा ty। तो इस तरीके से जुड़ी हुई टांग का क्षेत्रफल L1 माइनस d माइनस t/2। इसके बाद बकाया टांग का क्षेत्रफल, बकाया टांग का क्षेत्रफल, इसको मानते हैं A2, इसको मानते हैं A2। अब फिर देखिए इसमें L2 इंटू टी, ये सा हो गया L2 इंटू टी। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये वाला हिस्सा चूंकि शामिल था तो इसका आधा t²/2 इसमें भी कम होना चाहिए, तो माइनस t²/2 कम कर दिया। अब इसमें भी t कॉमन हो गया, L2 माइनस t/2 इंटू टी। इस तरीके से A1 और A2 की वैल्यू निकाली जाती है। जब ये वैल्यू निकल आए तो हमारा जो प्रभावी क्षेत्रफल है, प्रभावी क्षेत्रफल जिसको कि ए नेट कहते हैं, इसका फार्मूला होता है A1 प्लस KA2। ये टेंशन मेंबर के लिए प्रभावी क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है। इसमें जो K है, ये K एक गुणांक है जिसका मान K बराबर 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। K एक स्थिरांक है जिसकी में K की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करके जो K की वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे, इससे हमको नेट एरिया प्राप्त होगा। इस एरिया नेट को यहाँ पुट करेंगे और FT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोड़ी खंड की तनन सामर्थ्य ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें जो K का जो फार्मूला है ये सिर्फ उस कंडीशन में है जब एक कोड़ी खंड गजिट प्लेट के साथ जोड़ा गया हो, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं साथ में। मान लीजिए कि ISA 90 गुणित 60 गुणित 8 mm, 90 गुणित 60 गुणित, ऐसा करिए 8 की जगह 10 ले लो, गुणा करने में आसानी रहेगी, 10 mm। इस कोड़ी खंड को गजिट प्लेट के साथ संबद्ध किया गया है। गजिट प्लेट की मोटाई या तो कोड़ी खंड की मोटाई के बराबर रखते हैं या उससे ज्यादा रखते हैं। तो मान लीजिए कि 10 mm मोटी या 12 mm, तो गजिट प्लेट को कहीं कैलकुलेशन में नहीं आना है। तो अब इसमें देखिए लंबी टांग से जोड़ा गया है तो L1 हो गई 90, L2 हो गई, ये हो गई 90 और ये हो गई L2 और ये वैल्यू कहलाएगी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो A1 इक्वल टू 90। सॉरी, अब इसमें एक चीज छूट गई है कि रिवेट का व्यास, ठीक है। मान लीजिए हमने 20 मिलीमीटर डाया की रिवेट इस्तेमाल की, यानी ISA 90 गुणित 60 गुणित 10 mm कोड़ी खंड को जिसकी लंबी टांग गजिट प्लेट के साथ 20 मिलीमीटर व्यास के रिवेट से जोड़ी गई, खंड के प्रभावी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में फाई हो गया हमारा 20 mm, L1 90 जो कह दिया लंबी टांग जोड़ी गई है, 60 हो गया L2 और T हो गया 10 mm। तो A1 इज इक्वल टू L1 यानी कि 90 माइनस D हो जाएगा 21.5 माइनस
T/2 यानी कि 5 और इंटू 10। इस तरीके से इसको हल कर लें और जो भी इसकी वैल्यू आ जाए उसको यहाँ नोट कर लें। इसी तरीके से A2 बराबर L2 माइनस T/2, L2 हो गया 60 माइनस T/2 यानी कि 5 गुणित 10, तो ये तो हो गया 550 mm²। इस तरीके से ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 21.5 माइनस 5 इंटू 10, तो ये हो गया 635 mm²। तो A1 और जब A2 की वैल्यू प्राप्त हो गई तो हमने इससे K की वैल्यू प्राप्त की, तो K बराबर कितना हो गया 3 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 635 प्लस 550। ठीक है, तो इस तरीके से A1 A2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद K की जो वैल्यू है 8.78 आएगी। अब इस K की वैल्यू A1 प्लस K2 फार्मूले पुट करेंगे और एरिया कौन सा, नेट एरिया कैलकुलेट कर देंगे। इस तरीके से एक कोड़ी खंड जिसको गजित प्लेट के साथ जोड़ा गया हो उसके लिए इफेक्टिव एरिया, नेट एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आइए कि यदि दो कोड़ी खंड गजिट प्लेट के साथ, अब अगर इक्वल एंगल है तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन सी टांग जोड़ी गई है। अनइक्वल एंगल है तो स्पेसिफाई होगी कि छोटी टांग जोड़ी गई है अथवा बड़ी टांग जोड़ी गई है। तो देखिए गजेट प्लेट के साथ एक ही तरफ रख करके जोड़ी गई, गजेट प्लेट के साथ एक ही ओर रख करके जोड़ी गई। अब देखिए चित्र चाहो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गजेट प्लेट बनाइए तो वर्टिकल बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ये गजेट प्लेट बनाते हैं और गजेट प्लेट के साथ में ये हमने इसमें रिवेट लगा दी। ठीक है, तो अब इसमें ये कहलाएगी दूरी L1 और ये भी दूरी L1। तो ऐसी स्थिति में A1 इक्वल टू सेम पिछले पैटर्न पे, चूंकि दो खंड हो गए तो यहां आप लिख देंगे 2 L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। इसी तरीके से A2 इक्वल टू 2 L2 माइनस T/2 इंटू T। अब इसके बाद में गुणांक K इक्वल टू, अब इसमें दो चीजें आती हैं कि जब हमने दो कोड़ी खंडों का एक साथ प्रयोग किया है, ऐसी स्थिति में अगर इनको आपस में नहीं जोड़ा गया तो क्या होगा, लोड लगने पर ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। इसलिए बताया गया था कि जब दो खंड जोड़े जाएं तो इनके बीच में आवश्यकता अनुसार टैकिंग रिवेट लगा दिए। तो टैकिंग रिवेट देखिए लंबाई में काफी होगा, तो बीच बीच में इसमें यहाँ पे टैकिंग रिवेट लगा दी जाएंगे। अगर टैकिंग रिवेट लगाए गए हैं तब हम कहेंगे दोनों खंड एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस चित्र में टैकिंग रिवेट को खाली यहाँ से एक इतनी लाइन दिखा दी, तो इससे हो गया कि हाँ ये टैकिंग रिवेट इसमें लगे हैं। तो जब टैकिंग रिवेट लगे हैं तो K की वैल्यू कहलाएगी 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। इन केस अगर ये कह दिया कि टैकिंग रिवेट नहीं लगे तब क्या होगा, ये दोनों मेंबर्स सेपरेटली काम करेंगे।
तो एक सेपरेटिंग मतलब एक खंड अलग और दूसरा खंड अलग। तो एक खंड जब गजिट प्लेट के साथ जोड़ा गया था तब हमने के की वैल्यू क्या ली थी, के इज इक्वल टू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2। तो अब देखिए के की दो वैल्यू है, 5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2। ये कब, जब टैकिंग रिवेट यूज्ड, तब हम इसमें के की वैल्यू निकालेंगे और ए नेट इज इक्वल टू a1 प्लस के a2 और हम एरिया नेट निकाल दें। और अगर ये कह दिया कि नहीं लगे हैं तो हम के की वैल्यू ये रखेंगे, तब हम के की वैल्यू ये रखेंगे और एरिया नेट निकाल करके और आगे की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब इसके बाद में इसमें थर्ड आता है कि दो कोड़ी खंड गजिट प्लेट के दोनों ओर रखे गए हों, गजिट प्लेट के दोनों ओर रख करके जोड़े गए हों। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए डायग्राम बनेगा पहले गजिट प्लेट बनाइए, जिस टांग को गजिट प्लेट से जोड़ा गया है उसके गजिट प्लेट के पैरेलल रखिए, इस तरीके से, और ये रिवेट की सहायता से इसको जोड़ देंगे। तो ये कहलाएगा दो कोड़ी खंड गजिट प्लेट के साथ दोनों ओर रख करके जोड़े गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब इनका जो शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कोड़ी खंड का स्टील टेबल से, जो स्टील टेबल रहती है उससे इसका क्षेत्रफल नोट कर लें। मान लीजिए ए हो गया स्टील टेबल से एक खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, स्टील टेबल देखिए, जो भी कोड़ी खंड हो, जैसे मान लीजिए ISA जो अभी जस्ट पहले इसके लिखा था 90 × 60 × 10 ये खंड है और इसकी लंबी टांग जोड़ी गई है। तो हम स्टील टेबल में इस खंड को देखेंगे और उसमें जो एरिया वाला कॉलम है उसमें से उसका एरिया नोट कर लेंगे, इसमें होगा mm²। तो एरिया हमने इससे नोट कर लिया। अब चूंकि एक खंड का है, हमारे दो खंड जुड़े हैं, अब रिवेट का व्यास जितना भी हो तो तुम देखो रिवेट छिद्रों का क्षेत्रफल कितना है, रिवेट छिद्र का क्षेत्रफल देखो, ये तो हो गया हमारा d और ये प्लेट की मोटाई हो गई t। तो एक प्लेट में जो रिवेट का हिस्सा आ रहा है वो हो गया क्षेत्रफल d × e। अब इसी तरह की दूसरी प्लेट में है तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्षेत्रफल को, कौन सा, जो रिवेट के छिद्रों का क्षेत्रफल है, उसको कोड़ी खंड के क्षेत्रफल से घटा दें। तो कोड़ी खंड का, एक खंड का क्षेत्रफल हमने ये लिया था, ये हो जाएगा 2a। दो खंड है तो दो खंड के लिए 2a माइनस 2d × t। तो इस तरीके से ये नेट एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें सिंबल चाहे स्मॉल ए इस्तेमाल करिए चाहे कैपिटल ए इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप, सबसे पहला काम आज का ये है कि जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उसके अनुसार आप टेंशन मेंबर में नेट एरिया कैलकुलेट करिए। जब आप नेट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तब इसके बाद में उसमें परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पोर्शन कहलाता है एनालिसिस ऑफ टेंशन मेंबर। अब इसके बाद में आएगा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर।
तो इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इनको जो है देखिए और सॉल्व करिए। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।